आर सीए फाउंडेशन लॉ क्लासेस। तो एक बार मैं चाहती हूँ इन 5 दिनों में, लास्ट के 5 दिनों में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है मैं रिवाइज करती हूँ और उसके बाद हम लोग जाएंगे, बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली बात तो अब ये रिवीजन प्रोसेस में आपको मेरे साथ बोलना है, ये जो एक्ट है इसका नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और यही एक्ट जो है वो आई थी ऑन द 1st ऑफ सितंबर 1872। यही एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। दिस एक्ट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। दिस एक्ट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 2 में हमने कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द की डेफिनेशन देखी थी, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन क्या है? यही डेफिनेशन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, अग्रीमेंट enforceable by law. Agreement enforceable by law. So any agreement enforceable by law is known as a contract. Any agreement enforceable by law is known as a contract. और agreement इस शब्द का मतलब क्या होता है? Offer plus acceptance means an agreement. तो अगर आपकी agreement है और enforceable by law है, यही agreement जो है बन जाएगा एक contract. नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज रिलेटिंग टू असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की जो जरूरत होती है दैट इज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 पार्टीज। यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 पार्टीज। यही 2 पार्टीज जो है, one party is going to be the person making the offer and the second party is going to be the party who is accepting that particular offer. यही 2 parties या तो हो सकती है natural person, artificial person or a combination of both natural as well as an artificial person. जब यही 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हमेशा याद रखना इन पार्टीज के बीच में एक इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। नो एनफोर्सेबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द की डेफिनेशन ही कहती है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर आपका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना नहीं है तो आपकी अग्रीमेंट ही रह जाएगी और अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। याद करना डे नंबर 3 मैंने आपको बताया था अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों शब्दों में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन अग्रीमेंट बट एवरी अग्रीमेंट मे नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ब्रॉडर टर्म अग्रीमेंट एंड नैरोअर टर्म कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है। अगर ये फॉर्मेलिटीज आपने नहीं निभाई है तो अब उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, such contract compulsorily have to be in writing. दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए, अगर देयर इज अ सेल और परचेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि सपोज ये घर मुझे बेचना है, इस घर को बेचने के लिए आई विल हैव टू एंटर इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ रिटन क्या, इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी साइंड, तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्सेबल नहीं होगा जब तक आप ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। हाँ या ना? यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 कहता था सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बारे में। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट के टर्म्स वेग नहीं होने चाहिए, दे शुड बी क्लियर इन नेचर। तो मैंने जैसे क्लास में एग्जांपल लिया था, कल जाके अगर मैं कोई दुकान पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल, आई हैव टू बी वेरी क्लियर। जब मैंने कहा है 1 लीटर ऑफ ऑयल, क्या मैं हेयर ऑयल बात कर रही हूँ, क्या मैं कुकिंग ऑयल की बात कर रही हूँ, क्या मैं मोटर ऑयल की बात कर रही हूँ, आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि किस किस्म के ऑयल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका ऑफर क्लियर नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फिफ्थ
जनरल पॉइंट जो है, जो बात करता था रिलेटिंग टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। जो भी आपने परफॉर्मेंस की डिमांड की है, उस चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर उस चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, मैंने आपके साथ अग्री किया that if you find treasure by magic I will give you 10 lakh rupees। अब मुझे बता, हमारे बीच में जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है, क्या ये वैलिड होगा? क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ट्रेजर फाइंड करना फ्रॉम मैजिक इज नॉट पॉसिबल, एंड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल इट कैन नॉट टर्न इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था सेक्शन नंबर 10 जो है, सेक्शन नंबर 10, it is section number 10 of the Indian Contract Act 1872 is talking about the essential elements of a valid contract। previous 5 points जो थे वो थे general points। एक्ट के हिसाब से सेक्शन 10 के हिसाब से कुछ पॉइंट्स है जो एक्ट ने बताए हैं जिनका होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो चुका था। इनफैक्ट ये पॉइंट तो हम डे 1 से देख रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको लगता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है रिलेटिंग टू फ्री कंसेंट। किस चीज के बारे में बात कर रहा है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, तो इसके बारे में हमने यस्टरडे, कल चर्चा की थी। क्या है ये फ्री कंसेंट? देखो, कंसेंट तो होना जरूरी है, बट कंसेंट के साथ साथ आपका कंसेंट जो है वो फ्री होना भी जरूरी है। और आपका कंसेंट फ्री कब होता है? when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। वापस से सुनो मेरी बात एकदम ध्यान से, full 100% attention on whatever I am telling you all right now। सुनो मेरी बात। फ्री कंसेंट कब होता है? फ्री कंसेंट तब होता है when your consent is not caused by coercion, fraud, undue influence, misrepresentation and mistake। कल के सेशन में हमने देखा था एक शब्द जो था coercion। coercion, सब लोग मेरे साथ बोलो तो क्या था वो वर्ड? coercion। coercion मतलब जब कभी भी आपका कंसेंट लिया जाता है बाय फिजिकल प्रेशर, तो उसे कहते हैं कोअर्शन। क्या कहते हैं उसको? कोअर्शन। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल, कल मैंने एग्जांपल दिया था, नाना पाटेकर जो है, नाना पाटेकर ऐसे लॉकडाउन के समय पे जहां पे लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों की नौकरी जो है वो नहीं जा रही है, पैसे कमाने के जरिए जो है वो स्टॉप हो चुके हैं, ऐसे लॉकडाउन के समय पे अब नाना पाटेकर जो है गन पॉइंट पे थ्रेटन करते हैं आरके को कि तुम्हें मुझे देना होगा 20 लाख का लोन, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट, और अगर तुमने मुझे ये लोन नहीं दिया ना, आई विल शूट यू। ऐसे कहते हैं नाना पाटेकर टू आरके। अब ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है ना, 20 लाख रुपए से तो ज्यादा मेरी जान की कीमत है। तो आरके क्या करते हैं? हाँ तो कह देते हैं नाना पाटेकर को। बट देखो, नाना पाटेकर को जो आरके ने हाँ कहा है वो तन मन धन से नहीं कहा है, मजबूरी में आके कि कहीं वो मेरी जान ना ले ले, उन्होंने इस चीज के लिए हाँ कहा। मतलब देखो, कंसेंट तो दिया है, पैसे देने के लिए कंसेंट तो दिया है, बट यहां पे उनका कंसेंट फ्री नहीं है। इट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन। कोअर्शन इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर। कोअर्शन इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर। तो अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। और यहीं पे हम कह सकते हैं कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव पार्टी आरके मतलब कौन होता है? दुखी आत्मा, जिसके साथ गलत हुआ है, whose consent was so obtained, आरके को हम कहेंगे अग्रीव पार्टी, और जिसको फायदा हुआ है उसको कहेंगे हम बेनिफिटेड पार्टी। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है दैट इज ऑफ undue influence। so now I am starting with undue influence, fraud and misrepresentation। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, this concept is very 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 important। तो आपको फुल अटेंशन देना है on whatever I am going to tell you all right now, है ना? जो भी चीज आप कर रहे हो प्लीज सस्पेंड इट, और आपको सिर्फ ध्यान देना है on whatever I am going to tell you all right now। फुल अटेंशन ऑन योर स्क्रीन। देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस देखिए,
there's an old weak father. और ये जो पिताजी है उनके 4 बेटे हैं। यही चारों बेटों में से ओनली द यंगेस्ट सन इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। अब देखो, ये सबसे छोटा बेटा जो है वो जानता है कि पापा अपने लाइवलीहुड के लिए पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। वो कहता है, वो मतलब कौन, ये यंगर सन जो है, वो कहता है कि पिताजी आप आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। आप आपकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं की ना, तो मैं आपका ख्याल रखना बंद कर दूंगा। फिर आपको जहां जाना है आप जाइए। तीनों बड़े भैया तो आपका ध्यान रखने से रहे। आप खुद सोच लीजिए, आपको पैसे ज्यादा जरूरी है या ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे केस में मजबूरी में आके इस बेटे की ऐसी पोजीशन थी दैट ही कुड इन्फ्लुएंस his old father, because his old father was really getting weaker day by day. अब ऐसे केस में देखो ना, अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए इस बेटे ने अपने पिताजी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए मजबूर किया है। यहाँ पे पिताजी ने हाँ तो कह दिया, बट शायद पूरे मन से उन्होंने इस चीज के लिए हाँ नहीं कहा था। मजबूरी में आके इस चीज के लिए उन्होंने हाँ कहा है। तो देखो यहाँ पर कंसेंट तो मिला है, बट उनका कंसेंट फ्री नहीं है। दिस कंसेंट इज कॉज्ड बाय undue influence. This consent is caused by undue influence. तो देखो यहाँ पे सोच समझ के मुझे बताओ, हु इज द अग्रीव्ड पार्टी? दुखी आत्मा यहाँ पे कौन है? जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था दुखी आत्मा आरके था, आरके। इस एग्जाम्पल में दुखी आत्मा कौन होगा? पिताजी होगे या बेटा होगा? चलो बोलो मेरे साथ, बोलो ना, पिताजी होगे या बेटा होगा? यस, इट वुड बी द ओल्ड फादर। और कौन है वो पर्सन जो बेनिफिटेड पार्टी है? इट इज गोइंग टू बी द यंगर सन। हाँ या ना? यस। तो देखो, अग्रीव पार्टी इज पिताजी and benefited party is this particular son who is taking care of his father. यहाँ पे पिताजी का कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता है। तो देखो, दो शब्दों को हमने पढ़ा है। दोनों शब्द कौन से? चलो मेरे साथ बोलो तो। वन, कोअर्शन, और दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो, वहां पे मतलब कहां पे? कोअर्शन में हो रहा था फिजिकल प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस में है मेंटल प्रेशर। हम कह सकते हैं मेंटल प्रेशर या हम कह सकते हैं मॉरल प्रेशर। दोनों भी बातें आप कह सकते हो, दे आर वन एंड द सेम। तो यहाँ पे हुआ है एक मॉरल प्रेशर और वहां पे था मेंटल प्रेशर। बट जो भी है, चाहे फिजिकल प्रेशर है या मेंटल प्रेशर है, पते की बात तो ये है, दोनों भी केसेस में कंसेंट फ्री नहीं है। यहाँ पर क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, केस 3 एंड 4, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। मैं दोनों भी शब्दों को पढ़ाना चाहती हूँ एक साथ। ओके, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो ये एग्जाम्पल में क्या हुआ है, कपिल जी सोचते हैं कॉमेडी शो के साथ साथ अब मैं कुछ और भी कर लूं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, सोचते हैं क्यों ना मैं वाटर प्योरीफायर्स को बना के बेचूं। क्यों ना मैं वाटर प्योरीफायर्स को बना के बेचूं। तो वो क्या करते हैं, वाटर प्योरीफायर बना लेते हैं और सोचते हैं आम जनता को बेचने के पहले सबसे पहले मैं बेचना चाहूंगा टू माय सेलिब्रिटी फ्रेंड्स। एक बार सेलिब्रिटी फ्रेंड्स खरीदना चालू कर देंगे ना, पूरी इंडिया में स्वैग हो जाएगा मेरे ये वाटर प्योरीफायर्स का। तो अब वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि सबसे पहले मैं किसके पास जाऊं। तो उनके दिमाग में आता है आलिया का चेहरा। लगता है हाँ, आलिया तो बड़ी आसानी से मान जाएगी बात को, हाँ या ना? तो अब वो आलिया के पास आते हैं और आलिया को कहते हैं कि हे आलिया देखो, ये जो वाटर प्योरीफायर है ना, ये वाटर प्योरीफायर आपको देगा ये 10 बेनिफिट्स। आलिया सुनती है कपिल की बातें, खुश हो जाती है। वो बोलती है वाह क्या बात है कपिल, इसी की कमी थी मेरी जिंदगी में, ये आ गया तो बाहर आ गई। तुरंत ये वाटर प्योरीफायर खरीद देती है, बिलीविंग कि जो भी कपिल कह रहा है वो सच कह रहा है।
बट अनफॉर्चुनेटली देखिए ना आलिया के क्या हाल हो गए। जैसे ही वाटर प्योरीफायर उसने खरीदा उसे पता चला कि बेवकूफ बना के चले गया कपिल। ये 10 बेनिफिट्स में से सिर्फ 4 बेनिफिट्स खरे उतरे हैं 6 चीजों के बारे में। कपिल ने मुझे झूठ बोला है, झूठ बोला है, धोखा दे दिया है, मुझे धोखा। रो रही है बेचारी, देखो ना। बेचारी बहुत ज्यादा सैड है। कहती है अब तो आई विल हैव टू फाइल अ केस अगेंस्ट कपिल। अब सवाल ये उठता है, कपिल ने जो आलिया के साथ किया है क्या वो फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है? क्या वो फ्रॉड है या क्या वो मिस रिप्रेजेंटेशन है? अब उस केस में माय डियर फ्रेंड्स देखो, डिपेंड करता है फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन अपॉन कि कपिल ने जो झूठी बातें बोली है, कपिल ने जो झूठी बातें बोली है क्या वो जानबूझ के बोली है या गलती से मिस्टेक हो गई है? क्या वो जानबूझ के बोली है या क्या गलती से मिस्टेक हो गई है? अगर कपिल ने जानबूझ के इंटेंशनली ये झूठी बातें बोली है, मतलब जब उसने ये 10 बेनिफिट्स के बारे में आलिया को बताया ना, तभी उसे पता था कि ये 10 बेनिफिट्स में से सिर्फ 4 बेनिफिट्स रियल है, 6 बातें झूठी है। उसको पता था कि 6 बातें झूठी है, फिर भी वो झूठी बातें बोलता है। उस केस में हम कहेंगे इट इज अ फ्रॉड। देखो, फ्रॉड कोई पर्सन कब करता है? जब उसे पता होता है कि जो वो कह रहा है या जो वो कर रहा है वो गलत है। बट अगर 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 कपिल इज नॉट अवेयर दैट व्हाटएवर ही इज सेइंग इज अ लाई, मतलब उसको लग रहा है कि जो भी वो कह रहा है वो सच है और वो सच के अलावा कुछ नहीं है, उसे सच में लगा था कि ये 10 बेनिफिट्स इस वाटर प्योरीफायर में। हो सकता है ऐसे कपिल जो है वो तो सिर्फ सेल्स पर्सन है, ओरिजिनली ये वाटर प्योरीफायर किसी और के है और कपिल तो सिर्फ एक कठपुतली है जो कही गई बातें वो आगे लोगों तक पहुंचा रहा है। उसे नहीं पता था क्या सच है क्या झूठ है। तो यहाँ पर जो बातें बोली गई थी वो इनोसेंटली बोली गई थी, मतलब कपिल से गलती से मिस्टेक हो गई। उस केस में माय डियर फ्रेंड्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। बट देखो दोस्तों, चाहे फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, पते की बात तो ये है दोनों भी केसेस में क्या आलिया के साथ गलत हुआ है? हाँ, हुआ है। और अगर दोनों भी केसेस में आलिया के साथ गलत हुआ है, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आलिया के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए ना, 4 शब्दों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। कोर्शन, undue influence, fraud and misrepresentation. कोअर्शन में क्या है? कोअर्शन में देयर इज अ फिजिकल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर। अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज अ मेंटल प्रेशर, मॉरल प्रेशर हो सकता है। मॉरल प्रेशर के और एग्जांपल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ टीचर एंड अ स्टूडेंट से, स्कूल की एक टीचर जो है अपने एक स्टूडेंट से कहती है कि बेटा ये सेक्सी कार जो है ना जिसमें आप हर रोज आ रहे हो आपके ड्राइवर के साथ इस स्कूल में, ये कार आप मुझे दे दीजिए फॉर ओनली ₹10,000। अगर आपने मुझे 10,000 में ये कार नहीं बेची ना, मैं आपको फाइनल एग्जामिनेशन में फेल करवा दूंगी। तो बेचारा बच्चा अपने पिताजी से ये चीज कहता है कि पिताजी मेरा करियर, मेरा साल जो है उसका सवाल है, गाड़ी तो बाद में हम नहीं खरीद भी सकते, प्लीज टीचर को ये 10,000 में गाड़ी बेच दीजिए। अब ऐसे केस में पिताजी ने हाँ तो कह दिया है, बट यहाँ पे पिताजी का कंसेंट फ्री नहीं है। टीचर ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है और बच्चे के पिताजी से हाँ बुलवाया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट वाज एंटर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कंसिडर नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैम दूसरे एग्जांपल्स दो अनड्यू इन्फ्लुएंस के। बहुत सारे एग्जांपल है, एक क्यों नहीं, एक क्यों, अनेक दूंगी। दूसरा हो सकता है से फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर एंड द पेशेंट। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से वो अपने नोज की सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास आती है। अब ऐसे केस में डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी तो करवा देते हैं बट कुछ समय बाद कहते हैं कि हे मैडम, हे एक्ट्रेस,
आप अगर चाहते हो कि आपके नोज के सर्जरी के बारे में हम चुप रहे, आपको मेरे नाम पे करने होंगे 50 लाख रुपए। तो बेचारी क्या करती, 50 लाख रुपए दे दिए ना डॉक्टर को। अब इस केस में यहाँ पे क्या हुआ है, डॉक्टर ने अपनी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है, हाँ या ना। अनदर एग्जाम्पल कुड बी अ लॉयर एंड हिज क्लाइंट। तो ऐसे तो इन्यूमरेबल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पे आप आपकी पोजीशन का गैर फायदा उठा सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा शब्द था फ्रॉड, और चौथा शब्द जो था वो था मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों भी केसेस में झूठी बातें बोली गई है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे इंटेंशन, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, फ्रॉड के केस में आपने जानबूझ के झूठ बोला था, वेरस मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में गलती से मिस्टेक हो गई थी आपसे और आपने गलती से झूठ बोल दिया था, हाँ या ना बच्चों। यस, मैं चाहती हूं कि आप लोग आपके नोटबुक्स निकालो और एक फ्रेश पेज पे आपके नोटबुक को डिवाइड कर दो 3 हिस्सों में, बेसिस और डिफरेंशिएशन बिटवीन कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या करो फटाफट, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, कम ऑन, ओपन योर नोटबुक्स, डिवाइड योर नोटबुक्स। सभी स्टूडेंट्स को एकदम शिद्दत में अपनी नोटबुक निकालनी है और सारी चीजों को लिखना है, कंसिडरिंग दैट आई एम टेकिंग योर लाइव क्लास। ऐसा बिल्कुल भी एहसास मत होने दो कि वर्चुअल सेशन चालू है, समझ लेना कि आपकी पर्सनल ट्यूशन चालू है। तो चलो आपकी नोटबुक खोलिए, 3 हिस्सों में नोटबुक को डिवाइड कीजिए, बेसिस, कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। हम लोग लिखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, कम ऑन। ओके, सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स, बेसिस में लिख दो टाइप ऑफ फोर्स। यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे मेंटल। फिजिकल कहाँ पे होगा, कोअर्शन में, और मेंटल कहाँ पे होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पर है मेंटल। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी रिलेशनशिप। बेसिस दीजिए रिलेशनशिप। कोअर्शन में आपको लिखना होगा, कोअर्शन में no relationship between the parties to the contract is required. No relationship between the parties to the contract is required. No relationship between the parties to the contract is required. No relationship between the parties to the contract is required. और अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिखिए some sort of relationship, some sort of relationship, some sort of relationship generally exists between the parties. Some sort of relationship generally exists between the parties.
और जैसे ही आपका ये लिखना हो गया है, आप पूरा का पूरा पेज जो है वो ब्लैंक छोड़ दीजिए, बिकॉज इसी दो शब्दों के बारे में, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन यूनिट नंबर 3 एकदम डिटेल में, जहां पे मैं पूरा का पूरा 1 घंटा सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटिंग टू कोवर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये इस लेवल पे अभी तो आप लोग सिर्फ ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन लिख लेना, बाकी का पूरा पेज जो है वो ब्लैंक रखना। साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, you all are supposed to come down to a fresh new double sheet of paper. तो say for example ये आपकी नोटबुक है, आपको ओपन करना है a fresh new double sheet of paper और हेडिंग आपको दे देना है बीच में सेंटर पे मिस्टेक। हमारा पांचवा शब्द जो है याद रखना, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो ये फिफ्थ वर्ड जो है दैट इज मिस्टेक। मिस्टेक आप यहाँ पे लिख दीजिए और ये दोनों भी पेजेस आपको ब्लैंक रखने हैं। मिस्टेक मैं आज नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस टॉपिक ऑफ मिस्टेक इन यूनिट नंबर 3, है ना। और ये दोनों के दोनों पेजेस तभी भरे जाएंगे, करंटली आपको उस पेज को रखना है ब्लैंक। तो देखो वापस से मैं आ रही हूँ मेरे टेक्स्ट बुक पे, आ जाइए मेरे टेक्स्ट बुक पे, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे देखो हम लोग है सेक्शन नंबर 10 पे। कहां पे, इस चीज को भूलना मत, हम लोग सेक्शन नंबर 10, प्लीज हाईलाइट कर दो, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। ऑफर और एक्सेप्टेंस ही तो बनता है अग्रीमेंट ना। अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकते। सबसे पहली बात तो अग्रीमेंट का होना जरूरी है और यही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है, तभी आपका बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगता है फ्री कंसेंट। क्या लगता है? फ्री कंसेंट। आपका कंसेंट फ्री कब होता है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। मिस्टेक मैंने नहीं पढ़ा है, वो हम करेंगे इन यूनिट नंबर 3। अब आ जाओ कहां पे आना है आप लोगों को? आना है ऑन पॉइंट नंबर 3। अच्छा एक काम करते हैं, पॉइंट 1 और 2 रीड करते हैं, फिर हम 3 के ऊपर जाते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1 कहता है an agreement is the first essential element of a valid contract and an agreement is an outcome of offer and acceptance। पॉइंट नंबर 2 फ्री कंसेंट, टू और मोर पर्सन्स, देखो दो लोगों का होना कंपलसरी है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, है ना। आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। याद कीजिए दीपिका जी को, क्या तुम्हें याद है, हाँ है ना। यू हैव टू थिंक अबाउट द सेम थिंग in the same sense at the same time। Further, such a consent must be free। तो पहली बात तो आपका कंसेंट होना जरूरी है और साथ ही साथ आपका कंसेंट फ्री होना जरूरी है। Consent would be considered as free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। Yes or no guys? Yes। Now point number 3, capacity of the parties। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए पार्टीज के बीच में कैपेसिटी होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कब माना जाएगा दैट यू हैव द पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? कब माना जाएगा दैट यू हैव द पावर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो देखिए एक्ट कहती है, सुनो ना मेरी बात, आई जस्ट ओपन द पीपीटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का कैपेसिटी है तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो कब माना जाएगा दैट यू हैव द पावर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? 1,
you should be a major. 2, you should be a sound mind person. And 3, you should not be disqualified by law. तीनों भी चीजें एक साथ अगर आपके पास है तो ही माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. कौन सी तीन चीजें? यू शुड बी मेजर, sound mind, and not disqualified by law. Major, sound mind, and not disqualified by law. Don't worry, एकदम डिटेल में तीनों भी शब्दों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसके के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे. सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू शुड बी अ मेजर. यू शुड बी अ मेजर. याद कीजिए पहले दिन का सेशन मैंने आपको बताया था माइनर कौन होता है और मेजर कौन होता है. तो देखो एक ही मिनट. ओके, याद कीजिए मैंने आपको बताया था ये वाला, ये देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. A major person is a person, a major person is a person who has completed 18 years of age. Who has completed 18 years of age. Who has completed 18 years of age. बट मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 3 में. कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस जैसे कि बच्चा अनाथ है, ही इज एन ऑर्फन. ऐसे केसेस में यू विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर टिल द टाइम यू आर 21 इयर्स ऑफ एज. तो अगर कोई बच्चा अनाथ है, ही इज एन ऑर्फन, according to the Indian Contract Act, according to the Indian Contract Act, he will be considered as a minor till the time he is 21 years of age. So देखो कोई भी contract validly enter करने के लिए according to the Indian Contract Act 1872, you should be a major. मतलब a minor cannot enter into a valid contract. A minor cannot enter into a valid contract. A minor is a बच्चा who has not completed 18 years of age. और special cases में he would be considered as a बच्चा till the time he has not completed 21 years of age. अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं ना, खैर मैं यूनिट नंबर 3 में तो बताने वाली हूँ, बट यहाँ पे हल्की सी झलक इस चीज की मैं आपको देना चाहती हूँ. माइनर और मेजर इस शब्द को डिफाइन हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं किया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दूसरे एक्ट की रेफरेंस देती है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, और कहती है उस एक्ट में जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को हम रेफर करेंगे व्हाइल इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये वर्ड जो है माइनर और मेजर, हम दूसरे कोई एक्ट से उसका इंटरप्रिटेशन उठा रहे हैं, और वो एक्ट जो है वो कहती है you will be considered as a major only once you have completed 18 years of age. Yes or no guys? तो कल जाके अगर आपने किसी बालक के साथ, किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे. Yes or no guys? Yes. So you should be one major. Second point जो है वो कहता है that you should be of sound mind. You should be of sound mind. अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त आपका माइंड अनसाउंड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त आपका माइंड अनसाउंड है, तो माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. ये देखिए, इसको भी कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है. ऑन योर स्क्रीन्स वेरी केयरफुली. अनसाउंड माइंड. हो सकता है किसी बंदे का माइंड परमानेंटली अनसाउंड है और किसी पर्सन का माइंड टेम्पररी अनसाउंड है. अगर किसी पर्सन का माइंड परमानेंटली अनसाउंड है, अगर परमानेंटली अनसाउंड है, जैसे किसी फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज मेंटली सिक, जिसको हम कहते हैं ना इडियट्स, एंड इडियट इज अ पर्सन हु इज मेंटली चैलेंज्ड. अगर उस पर्सन का माइंड परमानेंटली अनसाउंड है, ऐसे व्यक्ति जो है कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते. बट अगर कोई पर्सन का माइंड टेम्पररी अनसाउंड है, मतलब समटाइम्स साउंड समटाइम्स अनसाउंड, उस केस में माय डियर फ्रेंड, जैसे कि a lunatic is a person whose mind is sometimes sound, whose mind is sometimes unsound. जैसे कि एग्जांपल अगर देना चाहूँ, बहुत सारे लोगों को एपिलेप्टिक फीट्स का प्रॉब्लम होता है. तो देखो जब किसी को फीट्स आते हैं, दैट पर्सन
एंड दैट सिचुएशन ओके इज नॉट हिज साउंड स्टेट ऑफ माइंड। इनफैक्ट उस इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका माइंड उस समय पे साउंड नहीं होता है। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे समय पे किसी पर्सन को एपिलेप्टिक फीट का अटैक आया है और आप उसे साइन करवा रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप ये चीज प्रूव करने के लिए काबिल हो गए कि यहाँ पे जब मेरा माइंड अनसाउंड था तब उसने मुझे मजबूर किया था कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए, तब ऐसे केस में एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसे जो लोग हैं हमेशा नहीं होता है कि उनका माइंड अनसाउंड रहता है, इनफैक्ट थोड़े से समय के लिए उनका माइंड अनसाउंड होता है, बाकी के समय के लिए देयर माइंड इज साउंड, तो उस केस में माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ आपकी तो आप बीती होगी अ ड्रंकन पर्सन ओके। तो जो ड्रंकन पर्सन होता है, अ ड्रंकन पर्सन ऑल्सो जो हाई है, हाई ओके, विल बी कंसिडर्ड एज इफ ही इज अ पर्सन हैविंग अनसाउंड माइंड, और उसके साथ उस समय पे किया गया एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तो हाई तो वो कुछ समय के लिए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर रोज हर समय पे पूरे दिन भर के लिए हर पल के लिए आप हाई हो, कभी ना कभी तो आपका नशा उतरेगा ही, हाँ है ना, और आप साउंड माइंड पे होगे, तो ऐसे केस में तब आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। और एक थर्ड पॉइंट है जो कहता है, क्या कहता है, that you should not be disqualified by law, you should not be disqualified by law। अगर आप लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड हो तो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हो। तो देखो लॉ मेकर ने खुद ने लॉ में लिखा है कि कुछ कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना वैलिड नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कंट्री जिसके साथ इंडिया इज एट वॉर, अ कंट्री विथ व्हिच इंडिया इज एट वॉर, हमारी एनिमी कंट्री है, एनिमी कंट्री, तो ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। अनदर एग्जांपल कुड बी अ कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब ऐसा पर्सन जो जेल की सजा काट रहा है, तो कॉन्विक्ट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये इसकी लिस्ट क्या है, ये हम यूनिट नंबर 3 में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले। करंटली आप सिर्फ इतना समझ लीजिए किन में कैपेसिटी होती है कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, मेजर, साउंड माइंड और ऐसा पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन एंटर कर सकते हैं इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट उसका रिवर्स, कौन लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं, अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आइए रीड करते हैं टेक्स्ट बुक पे। देखो सबको मेरे साथ रीड करना, everyone has to read together, come on। capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract, legal ability of a person to enter into a valid contract। section 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है every person is competent to enter into a contract who is of the age of majority, majority तो उसका मेजर होना जरूरी है, वहां पे आप लिख सकते हो a major is a person who has completed 18 years of age, वहां पे लिख दो a major is a person who has completed 18 years of age, you should be of sound mind and you shall not be disqualified by law। यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख दो, कौन से लोग who are being disqualified by law, यहाँ पे एग्जांपल लिख दो, एग्जांपल्स। अच्छा ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ किया है। तो देखो मेजर से रिलेटेड मैंने लिखा है, कोई भी पर्सन मेजर तब माना जाएगा जब he has completed 18 years of age। A person should be in his full senses to enter into a valid contract। अगर आपका माइंड परमानेंटली अनसाउंड है, इडियट हुआ, तब ऐसे केस में यू कैन नेवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड कभी-कभार साउंड, कभी-कभार अनसाउंड होता है, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं जब उनका साउंड होता है। और थर्ड कैटेगरी वो है दैट यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, टू नेगेटिव्स विल मेक अ पॉजिटिव। नॉट डिस्क्वालिफाइड मींस यू आर क्वालिफाइड। कुछ लोग हैं जो लॉ मेकर ने जानबूझ के डिस्क्वालीफाई है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ऐसी कोई कंट्री जिसके साथ इंडिया इज एट वॉर, या कॉन्विक्ट मतलब एक ऐसा गुनहगार जो जेल की सजा काट रहा है, अगर आप जेल में हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। ऑब्वियस बात है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसके अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं की है, हम आपको जेल में इसीलिए भेजेंगे ताकि आपकी सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाओ और आपको वो चीज की कदर महसूस होने लगी जो आपको नहीं मिली। आप खुद देखो अभी हमारा लॉकडाउन 3.0 फेज चालू है, जब अब हम घर पर बंद है तब हमें समझ में आ रहा है कि हमें कितनी आजादी दी गई थी। तो ऑब्वियस बात वही लॉजिक बताया गया है, कहा गया है कि आपकी सोसाइटी धोखा दिया ना, मतलब आपको सोसाइटी की रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है वो सोसाइटी आप रह रहे हो, तो अब हम आपको क्या करेंगे, हम आपको जेल में लॉक कर देंगे। तो आपको समझ में आएगा कि कोई नहीं मिलेगा ना कि सोसाइटी की क्या इज्जत होनी चाहिए थी, जिसकी आपने कोई रिस्पेक्ट नहीं की, जिसको आपने धोखा दिया। तो यही जेल का कांसेप्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अलाव नहीं करेंगे। यस और नो गाइस? यस। और आज के सेशन का आखिरी पॉइंट दैट इज
कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की हल्की सी झलक मैंने लास्ट के सेशंस में कुछ दी हुई थी, हम वापस से देखते हैं क्या कहता है। रिटर्न व्हाटएवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न। तो याद कीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था आमिर का। आमिर 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 सपोज मैं आमिर खान, मैं अपनी कार दे रही हूँ, I'm getting in return, whatever I'm getting in return will be my consideration। तो आप खुद बताओ, अगर मैं आमिर हूँ, what am I getting in return? In return मेरे को क्या मिल रहा है? In return मेरे को मिल रहा है will be the consideration for आमिर। But say for example मैं शाहरुख हूँ, शाहरुख दे रहा है 50 लाख रुपए, बट इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है? इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है? इन रिटर्न उनको मिल रही है गाड़ी। क्या मिल रही है? उनको मिल रही है गाड़ी। तो अगर शाहरुख के नजरिए से देखा जाए तो शाहरुख के हिसाब से उनके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा एज दैट कार व्हाटएवर यू गेट इन रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉ पढ़ा रही हूं, ओके, उसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हो। तो देखो, लॉ पढ़ाने के बदले में, लॉ पढ़ाने के बदले में whatever I am getting in return, this fees is going to be my consideration। इसी कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड जो है, इसी कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड जो है उसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्या कहते हैं उसको? क्विड प्रो क्यो। इट मीन्स कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन इज नथिंग बट इट इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स को यूज किया गया है। हमने कुछ समय पहले जब दीपिका जी का एग्जांपल लिया था तब आपने देखा था, देखो ये शब्द कंसेंसस एड इडियम, कंसेंसस, सॉरी, ये शब्द हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कंसेंसस एड इडियम। कंसेंसस एड इडियम इज नथिंग बट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस इट इज नोन एज कंसेंसस एड इडियम। तो ये जो शब्द है ना कंसेंसस एड इडियम इज आल्सो अ लैटिन वर्ड। सिमिलरली कंसिडरेशन ये जो शब्द है ये भी है एक लैटिन वर्ड। तो बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने वाले। देखो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, इनफैक्ट इंग्लिश के वर्ड्स जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे एक्ट्स में हमने अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स उठाए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने अभी तक 5 दिनों में ही 2 लैटिन वर्ड्स देख लिए। वैसे ही इंटर में ना मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ाऊंगी, उसमें भी बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स है, जैसे कि सैंस रिकॉर्स इज अ फ्रेंच वर्ड है ना। तो ये बहुत सारे लैटिन वर्ड्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट मुझे लगता है समय आज हमारे पास इतना ही बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन के बारे में चर्चा करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल। अच्छा यस, टुमारो इज अ संडे सो आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू, बाय बाय। मैंने तो अभी स्टॉप किया, मेरे को अभी पता चला, तुमने तो कब बोला?